वेलकम टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट द हिंदू में आया हुआ न्यूज़ है वो सब हम लोग डिटेल्स में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें हिजाब बैन को लेकर के जो कंट्रोवर्सी इतने दिनों से चल रहा है उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्डिक्ट्स देने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड। तो फाइनली कल जो है वो वर्डिक्ट्स आया, लेकिन जो वर्डिक्ट आया वो स्प्लिट वर्डिक्ट था। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब ये हुआ कि दो लोगों ने मिल करके इसको जो है इस चीज़ के ऊपर वर्क किया, लेकिन दोनों के अलग अलग विचार थे। तो इसलिए इस पे स्प्लिट जो था वर्डिक्ट आया है, मतलब कोई फैसला नहीं आया क्योंकि दोनों के जो है फैसले अलग अलग थे। दोनों का जो है वही कंट्रोवर्सी हो गया, अलग अलग था, दो पॉइंट ऑफ व्यू था, डिफरेंट ओपिनियन था। इसके कारण जो था कंट्रोवर्सी देखने को मिला है। अब जो है क्या होगा, क्योंकि अब फैसला तो कोई आया नहीं, तो अब लार्ज बेंच जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 2 लोग से ज़्यादा लोग को बैठना पड़ेगा और डिसीजन जो है वो प्रॉपर इस चीज़ के रिगार्डिंग लेना पड़ेगा, जो भी कर्नाटका हिजाब बैन का जो केस है उसके रिगार्डिंग। अब जो है इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि आखिर ये जो है हिजाब बैन है क्या। बहुत टाइम से ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो इसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था कर्नाटका के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हुआ था, एक लड़की थी जो कि हिजाब पहन करके स्कूल में एंट्री लेना चाहती थी, बट स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह में ये अलाउड नहीं किया गया कि हिजाब पहन करके जो है वो नहीं जाने को मिलेगा। तो इसके कारण बहुत सारा जो भी मुस्लिम लोग थे वो लोग धरने पे बैठ जाते हैं और उनका यही कहना रहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और इसी के रिगार्डिंग जो है कंट्रोवर्सी दिन पे दिन बढ़ते चला जाता है, जिस पे कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो आगे आती है और जो है वो मतलब कि वो बोलती है कि कोई भी जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को हार्म नहीं किया जा रहा है। ऐसा वो बोलती है कि कर्नाटका एजुकेशनल एक्ट 1983 के तहत अगर हम लोग बात करें तो हिजाब पे अगर बैन होता है तो कोई भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो जिसके अकॉर्डिंगली जो है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब ये है कि हिजाब जो है वो कोई इसेंशियल रिलीजन्स प्रैक्टिस नहीं होता है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि इसको पहनना जो है वो ज़रूरी है। तो अगर स्कूल इसको बैन भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है वो कर्नाटका का गवर्नमेंट बोलता है। फिर ये केस जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोलने के बाद ये क्लासेस जो है वो बढ़ते चला जाता है और दूसरे जो भी बच्चे रहते हैं वो सैफरॉन का जो शॉल होता है वो पहन करके आने लगते हैं। फिर ये केस जो है वो हाई कोर्ट में चला जाता है, कर्नाटका के हाई कोर्ट में, और कर्नाटका का हाई कोर्ट जो है वो स्कूल को सपोर्ट करने लगता है। स्कूल का जो भी डिसीजन था उसको सपोर्ट करता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है स्कूल का वो फॉलो किया जाएगा और हिजाब जो है वो कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए उसको पहन के आना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है ये जो है वो चलते जाता है, जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक चलते जाता है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो है ये सब डिसीजन लेती है। उसके बाद ये जो है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इस पूरे पार्टिकुलर इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, काफ़ी टाइम तक जो है इस बारे में बात होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अग्री कर जाती है, ठीक है, इस चीज़ पे कि जो भी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बोला है वो सही है। डेट जो है वो आगे बढ़ते चला जाता है, फैसला नहीं आता है, काफ़ी आगे बढ़ते चला जाता है। फिर कल का एक दिन था जब वर्डिक्ट आया फाइनली, और जिसमें देखने को मिला कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। इसमें भी प्रॉपर जो है अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, कोई भी इसका जो है ये देखने को नहीं मिला है, फैसला देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे 2 लोग हैं जिनके कारण जो है स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है। कौन कौन है, तो एक है जस्टिस हेमंत गुप्ता और एक है जस्टिस सुधांशु धुलरा। ठीक है, तो जस्टिस हेमंत गुप्ता जी जो हैं वो कहते हैं, वो जो है हिजाब बैन के सपोर्ट में हैं। उनका कहना ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1) है इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर हिजाब पे बैन कर दिया जाए तो। ऑन दी अदर हैंड सुधांशु जो हैं वो जो है इसके अगेंस्ट में हैं, हिजाब बैन के अगेंस्ट में हैं। वो बोलते हैं कि ये मैटर ऑफ चॉइस है, जिसको जो मन वो कर सकता है, जो मन वो पहन सकता है। और उनका ये भी कहना है कि ये टिकट टू एडुकेशन होता है बहुत सारी लड़कियों के लिए, क्योंकि मुस्लिम फैमिली में ऐसा हो सकता है कि अगर हिजाब पहन करके नहीं आना दिया जाए स्कूल या कॉलेजेस में तो वो लोग का पढ़ाई जो है उसको रोक दिया जाएगा, तो इससे एडुकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि हिजाब जो है वो टिकट टू एडुकेशन है अपने स्टेटमेंट में।
ये दो जो है वो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है काफ़ी लंबे समय से, अभी भी कोई फैसला नहीं आया है। तो अभी इस पे लार्ज बेंच जो है वो बैठेगा, तब जाके फाइनली इस पे कुछ फैसला आएगा। तो हम लोगों ने जो था वो प्रॉपर्ली देख लिया कि इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था और जो है न्यूज़ पार्टिकुलरली क्या था, डिटेल्स में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसरो के बारे में दिया हुआ है। अब इसरो जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने हाल में बताया कि इसरो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है उसको लाने वाला है, ठीक है, अपना लाने वाला है, और पीएसएलवी जो है उसको रिप्लेस करने वाला है। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को सैटेलाइट लॉन्च करना होता है आसमान में, तो हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट का यूज करते हैं। दो तरह का रॉकेट होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी, दोनों का यूज करके हम लोग जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इसमें जो है पीएसएलवी को रिप्लेस किया जाएगा, और रिप्लेस क्या से किया जाएगा, तो रिप्लेस किया जाएगा एनजीएलवी से, जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा पीएसएलवी को, डेट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसा इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी का स्टेटमेंट अभी अभी आया है। अब जो है इस पे बोला जा रहा है कि एनजीएलवी जो है उस पर काम चल रहा है, काफ़ी दिनों से इस पर वर्क हो रहा है, ताकि जो है वो रिप्लेस किया जा सके इसको प्रॉपरली। तो ये सब जो है ये पूरा न्यूज़ उसी के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सेंटर टू हेल्प सेटअप पैंडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स टू अरेस्ट स्टम्बल बर्निंग। तो ये जो है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि सेंटर जो है वो हेल्प करने वाली है पैंडी स्ट्रॉ बनाने में, ताकि जो है स्टबल बर्निंग जो होता है जिसके कारण बहुत पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। अब क्या है स्टबल बर्निंग, तो जब भी क्रॉप होता है तो क्रॉप होने के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है उसको जलाया जाता है। बहुत सारा एरिया है जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ क्रॉप बहुत सारा होता है, वहाँ पर इसको जलाया जाता है। और जलाने के बाद जो भी इसमें से धुआं निकलता है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यहीं से आता है। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो इमीडिएट निकालना चाहिए था। काफ़ी टाइम से जो है वो इस पर बात चल रहा था कि आखिर कैसे इसका जो है वो सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है वो डिसीजन लिया गया है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है ₹50 करोड़ स्कीम थर्सडे को, कि वो जितना भी इनिशिएटिव इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो सबको देंगे, ताकि वो पैंडी स्ट्रॉ पेलिटिसेशन जो है वो प्लांट करें, ताकि जो है पैंडी स्ट्रॉ का बना करके स्टम्बल बर्निंग को रोका जा सके। स्टम्बल बर्निंग क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है कि जो भी वेस्ट बच जाता है क्रॉप का उसको जलाया जाता है, और उसको जलाने के बाद जो भी निकलता है इसमें से पोल्यूशन वो जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। तो उसको रोकने के लिए जो है इसको किया जा रहा है। अभी जो है वो सर्दी आने वाला है, और सर्दी में जो है सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो है स्टम्बल बर्निंग देखने को मिलेगा। तो इसी के कारण ये स्कीम जो है वो लाया गया है, जिसमें कि पैंडी स्ट्रॉ को बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो होगा पेलेट्स को बना करके कोयले के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, और जो है कोयले का मात्रा जो है वो कम होगा और पेलेट्स का मात्रा जो है वो ज़्यादा होगा। तो जिससे कोयले से बहुत पॉल्यूशन होता है तो थोड़ा पॉल्यूशन कमेगा, और दोनों को मिक्स करके जलाया जाएगा ताकि जो है वो पॉल्यूशन कम हो। तो इसी के लिए ये पूरा जो है ये न्यूज़ दिया हुआ था इसी के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट होता है, अ गेस्ट फॉर द घोस्ट कैट बेस्ड ऑन लोड। तो ये जो है हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई नया स्पेसीज वगैरह आता है। कल का भी न्यूज़ हम लोगों ने देखा था कि एक स्पेसीज आया था, बियर स्पेसीज, स्लोथ बियर, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जीएस पेपर 3 के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो है ये न्यूज़ में कौन सा है, तो लिपर्ड जो है, स्नो लिपर्ड, वो न्यूज़ में है। और ये हम लोग बात करें तो कहाँ पर का, तो अरुणाचल प्रदेश में नमधापा नेशनल पार्क है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। वहाँ पे स्नो लिपर्ड पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है ये जो लिपर्ड है उसको देखा नहीं गया है, ऐसा लोगों का कहना है कि उन्होंने स्किन जो है देखा है उसका, ठीक है।
उसी के हिसाब से सब लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर ये लेपर्ड जो है वो पाया जाता है। लेकिन रिसेंटली जो इंसान ने बोला था कि उन्होंने स्किन देखा था, उनके घर में आग लग गया और जो स्किन था वो भी जल गया, तो जो एविडेंस था वो पूरी की तरह ख़त्म हो गया। तो जिसके कारण अब कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये लेपर्ड जो है वहाँ पे पाया ही जाता है। अब जो है कि एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या वहाँ पे ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो अभी हम लोग को पता नहीं है कि वहाँ पे पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारा डिफरेंट प्लेसेस पे ये जो स्नो लेपर्ड है वो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वहीं पे पाए जाते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश में जो है वो देखने को मिला था, ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा, जिसके हिसाब से लोगों ने मान लिया कि हाँ वहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है वो पाया जाता है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है स्नो लेपर्ड के लिए, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये सब लोगों ने मान लिया था, बट कोई एविडेंस नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो अब देखने को मिलेगा कि ये अगर यहाँ पे है या नहीं है। तो यही इसलिए ये जो है ये न्यूज़ में आ गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूड प्राइजेज जो है वो इंक्रीज हो गया है। कल का भी ये न्यूज़ आया था कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन का बात करें तो कल ही का न्यूज़ है 7.41% जो है वो इंक्रीज कर गया था। प्रीवियस मंथ का डेटा अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिला था इन्फ्लेशन में। आई मीन इन्फ्लेशन जो है वो जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ये एक तरह का चिंता का बात होता है, क्योंकि आरबीआई का टारगेट होता है 4+-2 टारगेट होता है। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन कम रहा है तो 2% होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो 2% में 4+ करके 6% तक ही होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कभी 7.8%, कभी 7.3%। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। होना 6% चाहिए लेकिन बढ़ के जा रहा है 7.8%, 7.3%। उसके बाद जो है रिटेल इन्फ्लेशन, वैसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं जिसमें कि कंज्यूमर जो है वो डेली जो भी सामान यूज करते हैं उसमें अगर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद 2 रीजन होता है जब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है। पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें कि डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम होता है, तो जिसके कारण महंगाई बढ़ जाता है। सेकेंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और प्राइस जो है उसके कारण बढ़ जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है सीपीआई, दूसरा तरीका है डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इसमें जो है रिटेल इन्फ्लेशन आ जाता है, डेली यूज किया गया आइटम का जो दाम है वो बढ़ जाता है, तो जिसके कारण जो है इसका भी महंगाई जो है वो बढ़ जाता है। ये सीपीआई के अंदर में आता है। और डब्ल्यूपीआई जो होता है वो वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि बल्क में सामान लिया जाता है, उसमें अगर दाम बढ़ गया तो वो इसके अंडर में आ जाता है। तो ये जो था इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है इम्पोर्टेंट। तो इंडिया जो है अभी इंडिया जो है ऑब्स्टेंड किया है ऑन यूएनजीए रिजोल्यूशन अगेंस्ट रसिया। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया गया है कहाँ पे, यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। यूएन का जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, जिसमें से एक जो है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली होता है, जिसमें कि क्या किया गया है कि रसिया के अगेंस्ट में वोटिंग करवाया गया है कि रसिया यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है, रसिया जो यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है इलीगली, जो भी बॉर्डर एरिया है वो सबको मतलब अपने अंडर में ले रहा है वोटिंग वगैरह करवा करके, तो वो सही है कि नहीं, सब कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए जो है वहाँ पे वोटिंग करवाया गया यूएनजीए का। तो इसमें इंडिया जो है उसने जो है कुछ भी वोटिंग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, ना हाँ बोला ना बोला। तो ये जो है उसमें कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला, क्योंकि इंडिया जो है वो बिलीव करता है कि बातचीत करके लड़ाई को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जो भी इशू है उसको और बढ़ाया ना जा सके, तो इंडिया भी चाहता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए इंडिया ने ऑब्स्टेन किया है।
ठीक है। ऑब्स्टेन का मतलब होता है कि ना हाँ बोलना ना बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है ना अगेंस्ट में ना फेवर में। तो इंडिया जो है वो कुछ भी अगेंस्ट में रसिया के नहीं बोला है और जो है वो न्यूट्रल रहा है इस चीज़ में। तो ये पूरा आर्टिकल में बस उसी के बारे में दिया हुआ है कि ये वोटिंग हुआ था अगेंस्ट रसिया, जिसमें कि इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं बोला है, ना अगेंस्ट में ना उसके फेवर में कुछ भी बोला है। तो ये जो था आज का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो सब जो है वो कवर अप हो गया। आशा है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।